आज 17 जून 2026 और आज की सबसे बड़ी खबर टेलीग्राम, आपका पसंदीदा ऐप आज से बंद पूरे देश में। वजह नीट परीक्षा 21 जून को होने वाली दोबारा परीक्षा से पहले सरकार ने यह सख्त फैसला लिया है। क्या इससे सच में पेपर लीक रुकेगा या यह सिर्फ दिखावा है? हम पूरी पड़ताल करेंगे। अयोध्या से एक शर्मनाक खबर, राम मंदिर के दान में 200 करोड़ रुपए तक की हेराफेरी का आरोप। 50 कर्मचारी शक के घेरे में, ने ऑटो चलाने से लेकर फॉर्च्यूनर खरीदने तक का सफर तय कर लिया। फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन, प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप के सामने ही उठाया हमारे शहीद नाविकों का मुद्दा और दोनों नेताओं ने हाथ भी मिलाया। लेकिन इजराइल ने लेबनान पर हमले जारी रखे। शुरुआत करते हैं उस टेलीग्राम बैन से जिस पर आज हर कोई बात कर रहा है। आज सुबह जैसे ही लोगों ने अपना फोन उठाया, टेलीग्राम खुला ही नहीं। केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी मित्ती के जरिए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69A के तहत टेलीग्राम का इस्तेमाल पूरे भारत में 22 जून 2026 तक प्रतिबंधित कर दिया है। लेकिन सवाल यह है, आखिर यह फैसला क्यों लिया गया? जवाब है नीट यानी मेडिकल प्रवेश परीक्षा। 3 मई 2026 को हुई नीट स्नातक परीक्षा को रद्द करना पड़ा था। वजह पेपर लीक के गंभीर आरोप। राजस्थान के एक हॉस्टल मालिक ने शिकायत की कि परीक्षा से पहले ही छात्रों के पास एक क्वेश्चन बैंक पहुंच गया था और उसमें असली पेपर के सवाल मौजूद थे। जांच आगे बढ़ी, मामला CBI को सौंपा गया और राजस्थान पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने लीक हुई सामग्री और असली परीक्षा पत्र के चौंकाने वाली समानताएं पाई। नतीजा, परीक्षा रद्द। दोबारा परीक्षा की तारीख तय हुई 21 जून 2026। और अब समझिए टेलीग्राम का इससे क्या कनेक्शन है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA का कहना है कि नकल कराने वाले गिरोह टेलीग्राम का व्यवस्थित और सुनियोजित तरीके से इस्तेमाल कर रहे थे परीक्षा को धोखाधड़ी से प्रभावित करने के लिए। गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करने वाली इंडियन साइबर क्राइम कॉर्पोरेशन सेंटर यानी 14C ने इस मामले की मुख्य रूप से निगरानी की। बिहार, गुजरात और राजस्थान की पुलिस के साथ मिलकर टेलीग्राम पर मौजूद कई फर्जी चैनल, ग्रुप और बॉट हटाए गए जो छात्रों को धोखा देने में शामिल थे। और एक और दिलचस्प बात, सरकार ने टेलीग्राम को सिर्फ बैन ही नहीं किया, एक खास फीचर को 30 जून तक बंद करने के आदेश दिए हैं। वो फीचर है मैसेज एडिटिंग। NTA के मुताबिक नकल कराने वाले गिरोह इस फीचर का बड़ा फायदा उठा रहे थे। कैसे? चैनल एडमिन पहले पोस्ट किए गए किसी पुराने असंबंधित मैसेज को परीक्षा खत्म होने के बाद एडिट करके उसमें असली प्रश्न की PDF डाल देते थे। टाइम स्टैम्प पुराना ही रहता था। फिर वो उस एडिटिंग पोस्ट का स्क्रीनशॉट लेकर यह दावा करते थे, देखो हमने पहले ही बता दिया था, जबकि हकीकत में वो सिर्फ धोखा था, एक झूठा सबूत बनाने की चाल। अब वो सवाल जो हर अभिभावक और छात्र के मन में है, क्या टेलीग्राम बैन करने से सच में पेपर लीक रुकेगा? इसके 2 पहलू हैं। पहला पहलू, हाँ फायदा होगा, क्योंकि नीट से पहले हर बार टेलीग्राम ग्रुप में सैकड़ों फर्जी चैनल बन जाते हैं जो लीक पेपर बेचने का दावा करते हैं। 2025 में ही NTA ने 106 टेलीग्राम चैनलों और 16 इंस्टाग्राम चैनलों को झूठी सूचना फैलाने के लिए चिन्हित किया था। जब ऐप ही नहीं चलेगा तो कम से कम परीक्षा के दिन और उसके आसपास अफवाह, धोखाधड़ी की रफ्तार धीमी पड़ेगी। दूसरा पहलू सिर्फ यही नहीं है। एक्सपर्ट कहते हैं टेलीग्राम के भारत में कोई दफ्तर नहीं है, इसलिए जवाबदेही बनाना मुश्किल रहा है। लेकिन नकल माफिया सिर्फ टेलीग्राम पर निर्भर नहीं है, वो व्हाट्सएप और दूसरे प्लेटफॉर्म पर भी शिफ्ट हो सकते हैं। असली समाधान है कि परीक्षा केंद्रों की सुरक्षा बढ़ाना, पेपर सेटिंग्स की प्रक्रिया को मजबूत करना और प्रिंटिंग डिस्ट्रीब्यूशन चेन को पूरी तरह सुरक्षित बनाना। इस बीच लाखों छात्रों के लिए यह तनावपूर्ण समय है। जिन छात्रों के पास पुराना रद्द हुआ टेस्ट का पैसा वापस आना था, NTA ने भरोसा दिलाया कि बिना किसी नई फीस के पुराना डेटा और सेंटर के आधार पर ही 21 जून को परीक्षा होगी। लेकिन टेलीग्राम बैन से कुछ छात्रों को असुविधा भी हुई है जो स्टडी मटेरियल और नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनलों का सहारा लेते थे। तो कुल मिलाकर यह एक स्थायी, सख्त लेकिन जरूरी कदम है। असली परीक्षा 21 जून को होगी परीक्षा केंद्र में, और असली परीक्षा यह भी होगी कि क्या सरकार आगे चलकर टेलीग्राम बैन से आगे बढ़कर पूरी परीक्षा प्रणाली को सच में सुरक्षित बना पाएगी। अब एक ऐसी खबर जो हर उस श्रद्धालु को चिंतित करेगी जिसने अपनी मेहनत की कमाई से राम मंदिर के लिए दान किया। अयोध्या में कुछ मंदिर कर्मचारियों की अचानक बढ़ी हुई शान और शौकत की चर्चा शुरू हुई। अब एक बड़े वित्तीय घोटाले की शक्ल ले चुकी है। जांचकर्ताओं का अब मानना है राम मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाए गए नकद दान में हेराफेरी 200 करोड़ रुपए तक पहुंच सकती है। यह देश में धार्मिक दान से जुड़ी सबसे बड़ी कथित चोरी में से एक मानी जा रही है। यह मामला सामने कैसे आया? जून की शुरुआत में कुछ मंदिर के कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों की अचानक अमीर बनती जीवन शैली पर सवाल उठे। दान की रकम में गड़बड़ी और संभावित गायब फंड के आरोप लगे। मामला राजनीतिक रूप से गरमाया। 7 जून 2026 को समाजवादी पार्टी प्रमुख और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मीडिया रिपोर्टों का हवाला देते हुए करोड़ों रुपए के बेहिसाब दान का दावा किया और न्यायिक हस्तक्षेप की मांग की। अखिलेश यादव ने कहा, यह दुनिया भर के राम भक्तों के लिए बेहद संवेदनशील खबर है। मंदिर को चढ़ाए गए करोड़ों रुपए गायब पाए गए हैं। यह मंदिर ट्रस्ट के लिए बेहद शर्मनाक स्थिति है। कोई आगे आकर स्पष्टीकरण नहीं दे रहा। इसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने तुरंत कार्रवाई की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद मंदिर ट्रस्ट के औपचारिक अनुरोध पर एक 3 सदस्यीय विशेष जांच दल यानी SIT बनाने के आदेश जारी किए। इस SIT में शामिल है लखनऊ मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत, पुलिस महानिरीक्षक किरण S और वित्त विभाग की विशेष सचिव नील रतन। इसके अलावा दिल्ली से एक वरिष्ठ IPS अधिकारी को विशेष विमान से अयोध्या भेजा गया है जो एक समानांतर जांच कर रहे हैं। SIT की शुरुआती रिपोर्ट 7 दिनों के भीतर और पूरी अंतिम रिपोर्ट 15 दिन के भीतर सौंपने के निर्देश जारी किए गए। अब बात करते हैं उन चौंकाने वाले
विवरणों की। 14 जून की रात पुलिस ने एक मंदिर के कर्मचारी को हिरासत में लिया। उसके घर पर छापे के दौरान 10 लाख रुपए नकद बरामद हुए। आगे की जांच में पता चला उसने 40 लाख का एक प्लाट खरीदा था, जिस पर निर्माण कार्य अभी चल रहा है। एक स्थानीय रिपोर्ट के मुताबिक एक अन्य कर्मचारी जो पहले ऑटो चलाता था, अब फॉर्च्यूनर जैसी महंगी गाड़ी का मालिक बन गया है। कुल मिलाकर 50 से ज्यादा मंदिर ट्रस्ट से जुड़े कर्मचारी अभी जांच के दायरे में है। दान की गिनती, नोट बंडल बनाना और रिकॉर्ड बनाए रखने का काम यही कर्मचारी करते थे, कुछ सीधे ट्रस्ट के और कुछ निजी एजेंसियों के जरिए नियुक्त। मंदिर प्रबंधन करने वाले श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने किसी भी प्रबंधन से साफ इनकार किया। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा, मेरी जिम्मेदारी सिर्फ निर्माण कार्य की निगरानी है, मैं सिर्फ निर्माण देखता हूं और कुछ नहीं। उन्होंने दान संबंधी आरोपों पर सवालों का जवाब देने से इनकार कर दिया। ट्रस्ट का कहना है, नियमित आंतरिक ऑडिट पारदर्शिता बनाए रखने के लिए किए जाते हैं और यह दुर्भाग्य से पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी 2024 में राम मंदिर के नाम पर एक फर्जी वेबसाइट बनाकर लाखों रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया था, जिसमें 5 लोग गिरफ्तार हुए थे। और बीते साल रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान प्रसाद डिलीवरी के नाम पर 6 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं को ठगा गया था। कुल धोखाधड़ी की रकम 3.85 करोड़। यानी राम मंदिर की आस्था का दुरुपयोग यह बार बार होने वाला पैटर्न बन चुका है। यह मामला सिर्फ पैसों का नहीं है। करोड़ों श्रद्धालु अपनी मेहनत की कमाई से अपनी आस्था के साथ मंदिर में दान करते हैं। जब वही पैसा कुछ कर्मचारियों की जेब में चला जाए तो यह सिर्फ आर्थिक अपराध नहीं, यह विश्वास का अपराध है। अब सबकी निगाहें एसआईटी की रिपोर्ट पर है, जो अगले कुछ दिनों में आने की उम्मीद है। अब फ्रांस से वो खबर जिसका हर भारतीय परिवार इंतजार कर रहा था। आज एविया-ले-बेन में चल रहे G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच आखिरकार आमने सामने की मुलाकात हुई। दोनों नेताओं ने औपचारिक तस्वीर से पहले हाथ मिलाए और कुछ शब्दों का आदान प्रदान किया और फिर मोदी ने वही किया जिसका पूरा देश इंतजार कर रहा था। G7 के एक आउटरीच सेशन में, जिसका विषय था नई साझेदारियों का निर्माण और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता को नवीनीकृत करना, प्रधानमंत्री मोदी ने सीधे ट्रंप के सामने यह मुद्दा उठाया। मोदी ने कहा, हम पश्चिम एशिया में शांति प्रयासों में हुई प्रगति का स्वागत करते हैं। इस संघर्ष ने हमारे क्षेत्र के मित्र देशों में जीवन और संपत्ति की हानि पहुंचाई है। उन्होंने आगे कहा, कई भारतीय नागरिक ने भी अपनी जान गंवाई है। नाविकों की सुरक्षा, जो वैश्विक समुद्री व्यापार के जरिए देशों को जोड़ते हैं, हमारी साझा जिम्मेदारी है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि समुद्री रास्ते सुरक्षित रहें और नाविक बिना डर के अपना काम कर सके। याद दिला दे, 9 जून को अमेरिकी सेना ने ओमान की खाड़ी में पलाऊ के झंडे वाले तेल टैंकर सेटेबेलो पर हमले किया था, जिसमें 3 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई थी। भारत ने इस पर कड़ा विरोध जताया था। अमेरिकी राजदूत को 2 बार तलब किया गया और विदेश मंत्री जयशंकर ने सीधे अमेरिकी विदेश मंत्री रूबियो को फोन किया था। आज मोदी ने यह मुद्दा सिर्फ कूटनीतिक बातचीत की नहीं, बल्कि दुनिया की सबसे शक्तिशाली नेताओं के सामने सार्वजनिक रूप से उठाया और ट्रंप खुद वहां मौजूद थे। इसके अलावा मोदी ने आज दक्षिण कोरिया, मिस्र, जापान और केन्या के नेताओं से भी मुलाकात की। उन्होंने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री स्टारमर से भी मुलाकात की और कहा, व्यापार समझौते ने आर्थिक सहयोग के नए रास्ते खोले हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री कार्नी के साथ भी पूरे रिश्तों की समीक्षा की गई। यह सिर्फ एक भाषण नहीं था, यह भारत की कूटनीति का एक स्पष्ट संदेश था। हम अपने नागरिकों की सुरक्षा का समझौता नहीं करेंगे और हम यह बात चाहे कितनी भी बड़ी ताकत सामने हो, सीधे कहेंगे। अब पिछले 24 घंटे कुछ जरूरी खबरें। ईरान अमेरिका शांति समझौता लागू। दोनों देशों के बीच डील पर हस्ताक्षर करने के बाद होर्मुज जलडम भूमध्य को फिर से खुलने का रास्ता साफ हो गया है। लेकिन इसी बीच इजराइल ने ट्रंप की आलोचना के बावजूद लेबनान पर हमले जारी रखे। ताजा हमले में 4 लोगों की मौत हो गई। फीफा वर्ल्ड कप 2026, लियोनेल मेसी का धमाका। अर्जेंटीना ने अल्जीरिया को 3-0 से हराया। मेसी ने हैट्रिक बनाई। दूसरी तरफ काइलिन मेपे ने भी इतिहास रचा। फ्रांस के लिए ब्रेस लगाकर पेले का रिकॉर्ड को पीछे छोड़ा। भारत का अनाज भंडार रिकॉर्ड स्तर पर। चावल और गेहूं का स्टॉक रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा, जिससे देश की खाद्य सुरक्षा को बड़ी मजबूती मिली। मैग्नस कार्लसन का बड़ा बयान। शतरंज के विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन की हार के बाद कहा, हाल के नतीजों ने उनके खेल का आकलन में कमियां उजागर की है। अब एक विशेष विश्लेषण, टेलीग्राम बैन, यह एक स्थायी समाधान है या सिर्फ बैंडेड? टेलीग्राम बैन की खबर पर एक गहरी पड़ताल जरूरी है। हर साल किसी न किसी बड़ी परीक्षा से पहले पेपर लीक की खबर आती है। 2024 में नीट और यूजीसी नेट दोनों परीक्षाएं इसी विवाद में फंसी थी। आज 2026 में फिर वही कहानी। सवाल यह है, समस्या टेलीग्राम है या वो सिस्टम जो पेपर लीक होने ही देता है? अगर पेपर छपने से लेकर परीक्षा केंद्र तक पहुंचने तक हर कदम पर सच में फुल प्रूफ सुरक्षा हो, तो टेलीग्राम पर लीक पेपर बेचने वाले गिरोह के पास बेचने के लिए कुछ होगा ही नहीं। टेलीग्राम बैन एक जरूरी, तुरंत किया गया कदम है, लेकिन यह सिर्फ लक्षण का इलाज है, बीमारी की जड़ का नहीं। असली सवाल यह है, क्या सरकार 22 जून के बाद जब बैन हट जाएगा, परीक्षा प्रणाली को स्थायी रूप से मजबूत बनाने पर भी इतनी ही गंभीरता दिखाएगी? क्योंकि लाखों छात्रों का भविष्य सिर्फ एक ऐप बंद करने से नहीं, एक भरोसेमंद पारदर्शी परीक्षा प्रणाली से ही सुरक्षित होगा। आज की खबर एक ही सवाल की तरफ इशारा करती है। जब बात छात्रों के भविष्य की हो, श्रद्धालुओं की आस्था की हो या शहीद नाविकों के सम्मान की हो, हमें सिर्फ तत्काल कदमों से संतुष्ट नहीं होना चाहिए। हमें स्थायी ईमानदार सुधार चाहिए। हम इन खबरों पर आपको हर अपडेट देते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जागरूक रहे, सुरक्षित रहे। जय हिंद, जय भारत।